हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एचपीयू बीएड एंट्रांस टेस्ट 2023 में जो हुआ था। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने सचिवालयों को जिले से जोड़ने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हिमस्वान। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में पुरातात्विक खोजों का स्थान नहीं है। तो वो है ऑप्शन बी, धर्मपुर। क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश कि इनमें से किस झील का आकार सोती हुई महिला के आकार का है। ठीक है, मतलब शेप जो है वो किसकी है, वो है रेणुका झील की, सोती हुई महिला के आकार की। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, किस वंश के शासनकाल में उन्होंने हिमाचल पर आक्रमण किया था। तो वो था गुप्त, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, शिरगुल देवता की पूजा किस जिले में प्रसिद्ध है। तो वो है आपके सिरमौर जिले में। क्लियर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ऐसा समाचार पत्र कौन सा है जिसमें अलग अलग जिलों का विलोपन है। तो वो है आपका दिव्य हिमाचल, ऑप्शन ए। फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी किस समूह के लोग थे। क्लियर। तो इसका जो आंसर है वो है कोलारियन लोग, ऑप्शन ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी लाहौल और स्पीति जिले में स्थित नहीं है। तो वो है जोरका डेन, ऑप्शन सी। फिर आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9, हिमाचल सरकार किस योजना के तहत गरीब बच्चों के बैंक डाकघर खाते में पैसा जमा करती है। तो किस योजना के तहत, बाल बालिका सुरक्षा योजना। फिर आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, शिमला में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो वो किया था अमृत कौर ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर आपके पास से क्वेश्चन नंबर 11, कांगड़ा के निवासी पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था। तो वो जाना जाता था बाबा कांशीराम को, ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 12, मोहाना प्रसिद्ध लोकगीत है कौन से डिस्ट्रिक्ट का। तो ये है आपका बिलासपुर का। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए थे। तो वो बिताए थे आपके डलहौजी में, ऑप्शन डी। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, हिमाचल प्रदेश में दुर्लभ लाल गले वाली कब्र कहाँ मिली है। तो वो है मिली है आपके यूनाम सोजील, ऑप्शन बी। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी इसका ऑप्शन ए है, पोंग झील के पास, 14 का ए है। क्लियर, पोंग झील के पास कब्र मिली थी। फिर क्वेश्चन नंबर 15, विशिष्ट गर्म पानी के झरने किस नदी तट पर स्थित है। तो वो है ब्यास नदी पर, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, कबीर के गुरु कौन थे। तो कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 17, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो वो है गंगा नदी डॉल्फिन, ऑप्शन सी। फिर डी है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18, डी डी टी का आविष्कार किसने किया था। तो ये किया था आपका ऑप्शन ए, मोस्ले द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 19, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो ये तो आपको पता ही होगा, वो है शुक्र, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 20, कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कीड़े। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21, शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य के अंदर शासित प्रदेश ने में किया गया था। तो वो किया गया था, ऑप्शन जो इसमें राइट है वो है बी, कर्नाटक। फिर क्वेश्चन नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 42। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 23, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण के दायित्व पर परामर्श जारी किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। फिर आपके पास
क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा शहर पहली बार G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप CWG की बैठक का मेजबान है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, खजुराहो। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट 25, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आपको आता ही होगा, फरवरी 28 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर आया क्वेश्चन नंबर 26, सविता जिन्होंने स्पोर्ट्स स्टार ACES स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता, कौन सा खेल खेलती है? ठीक है, तो वो खेलती है हॉकी। फिर क्वेश्चन नंबर 27, होला मोहल्ला किस धर्म का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये है सिख धर्म का, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ किस संस्था में फिनम पावर नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, BSC। फिर क्वेश्चन नंबर 29, भारत की पहली कार्बन तटस्थल पंचायत पाली किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वो है आपकी जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 30, तो 30, किस संस्था में भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणी जारी की? तो उनकी थी आपके भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये थे 1 से 30 तक जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो मेनली रहते हैं HP और इंडिया से। क्लियर? अब करेंगे हम सेकेंड पार्ट जो आता है हमारा, मतलब पार्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये था एक हमारा फर्स्ट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 से 30 तक। फिर इसके बाद जो आपके 31 से 50 रहेंगे वो आपके हिंदी के रहेंगे 20 मार्क्स के, और 51 to 70 रहेंगे इंग्लिश के। ठीक है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है? तो 31 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है, 32, अभिज्ञ अविज्ञ शब्द युग्म का सुसंगत अर्थ भेद कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 33, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है? वो है प्यारा, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 34, सुपरुष में कौन सा समास है? तो इसमें है कर्मधारय। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 35, जिससे बुलाया ना गया हो वाक्यों में के लिए एक शब्द है? तो उसके लिए हमारा अनाहुत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, यथाविधि का सही उत्तर बताइए? वो यथाविधि का सही उत्तर है विधि के अनुसार, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सा क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो वो है झुठलाना, ऑप्शन सी। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 38, 38 में है सच्चरित्र शब्द में संधि है, तो सचरित में संधि है शब्द में, जो शब्द है इसमें संधि कौन सी है ये हमने बताना है। तो इसमें जो है वो है व्यंजन। फिर क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से जो वृद्धि संधि का जो एग्जाम्पल नहीं है वो है ऑप्शन सी, गुरु उपदेश। फिर है क्वेश्चन नंबर 40, लिखाई शब्द में प्रत्यय है? तो इसमें जो प्रत्यय है वो है ऑप्शन डी, आई। फिर है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कंठ्य ध्वनि कौन सी है? तो ये है आपका ऑप्शन ए, क और ख जो है वो क्या है, कंठ्य ध्वनियाँ है। फिर आपके पास आ गया नेक्स्ट, दांत का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका भी जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाक। फिर है क्वेश्चन नंबर 43, हिंदी में कितने वर्ण है? तो हिंदी में आपको पता है 52 वर्ण है। फिर है क्वेश्चन नंबर 44, खटमल शब्द है पुल्लिंग। क्लियर? फिर है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो वो है आपका संवाद। फिर जो 46 to 50 जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपने इस पैराग्राफ से सिलेक्ट करने, पहले आपने इसको पढ़ना है, ठीक है। फिर इसको पढ़ने के बाद आपने इसके आंसर करने हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, 46 का रहेगा आपका डी,
47 का होगा आपका बी, 48 का होगा आपका ए, 49 का होगा आपके पास ए, और 50 का होगा आपके पास डी। ठीक है, तो आपने ये पढ़ लेना है, उससे आप इजी वे में कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 51, ये रहेगा हमारा 51 टू 670 तक इंग्लिश का, ये हिंदी का ख़त्म हो गया। हिंदी आपका 20 नंबर का था। ठीक है, अब हमारा 20 नंबर का इंग्लिश से रिलेटेड। फिर 51 क्वेश्चन में आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये आपने सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, ही गॉट टू राइट डैश ओवर वर्क, तो ये आ जाएगा इसका राइट आंसर बिकॉज ऑफ फर्स्ट। फिर है क्वेश्चन नंबर 52, ही क्रॉस द ब्रोकन ब्रिज डैश वार्मिंग, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इन स्पाइट ऑफ। एंटोनम ऑफ रैबिट इज, तो वो आएगा आपके पास ऑप्शन बी। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 54, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो करेक्टली है। फिर आपके पास 55 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें भी हमारा जो 55 का है अगर आप देखें तो है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये होता है हास्यास्पद रिडिशियसलेस। फिर है क्वेश्चन नंबर 56, सिनोनिम ऑफ बाइनियल इज, तो वो आ जाएगा आपके पास 56 का ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 57, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट idiom in the context to fill the sentence, and the reporter interviews a dash to know the public perspective about the new law, तो इसमें आ जाएगा मैन इन द स्ट्रीट। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है आपके पास, गिवन बिलो आर फोर जम्बल्ड सेंटेंस, पिक द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर, तो आपको पी दिया गया है, क्यू दिया गया है, आर दिया गया है, एस दिया गया है। ठीक है, चार ऑप्शन गिवन दी गई है, तो आपने क्या करना है, इसको अरेंज करना है एक सीक्वेंस में। ठीक है, तो आपने देखना है कि पहले पी आएगा, क्यू आएगा, आर आएगा, एस आएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा हमारा, पहले पी आएगा। ठीक है, ये लाइन आएगी पहले, फिर आर आएगा। ठीक है, फिर आपके पास क्यू आएगा, फिर आपके पास एस आएगा लास्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर है। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 59, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज पैसिव फ्रॉम and the given sentence, अबे will arrange the rack, तो इसका आ जाएगा आपके पास the track will be arranged by अबे। क्लियर, the rack will be arranged by अबे। फिर क्वेश्चन नंबर 60, select the word which means the same as the group of word given, a dentist who specialize in the treatment of the gums, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। फिर आपके पास आ जाएगा डायरेक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म, तो वुमन का आ जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, वीमन। क्लियर, फिर डायरेक्शन, सेलेक्ट द प्रॉपर प्रीफिक्स मेरिट, तो इसका आ जाएगा आपके पास डी ई। क्लियर, फिर आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 63, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है दिया हुआ वो है हमारा ऑप्शन बी, वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 64, सेलेक्ट द ऑड वन आउट, तो आपने जो ऑड है वो इसमें जो लग रहा है वो आपने सेलेक्ट करना है। तो इसमें जो हमारा रेडियो है वो इसमें ऑड है, बाकी रेडियम हो गया, ग्रेनाइट हो गया, डायमेनाइट होगा, ये सिमिलर चीज़ें, मतलब इसमें कुछ कॉमन चीज़ें। ठीक है, रेडियस में डिफरेंट आ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 65, फिल इन द ब्लैंक्स विद जरन, तो इसका जब क्वेश्चन है आपके पास, बॉयज़ लाइक डैश फुटबॉल, तो बॉयज़ लाइक प्लेइंग फुटबॉल, ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 66 टू 70 है, ये रहेगा आपका पैसेज पैराग्राफ। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ना है फिर इसके आंसर करने हैं, तो आपको आंसर मैं बता देता हूँ डायरेक्ट। 66 का होगा आपके पास ऑप्शन ए, 67 का होगा ऑप्शन बी, 68 का आपके पास होगा ऑप्शन बी, 69 का होगा ऑप्शन बी, और 70 का होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आपने पहले पढ़ना है फिर इसके आंसर देखने हैं।
फिर आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 71। संख्या पाई है, तो संख्या जो पाई है वो कैसी संख्या है? वो है एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ये तो आपको पता होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 72 है SCD TEF UGH डैश WPL फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये हमने सीक्वेंस देखा पहले, ठीक है, किस तरीके का है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें, देखो पहले इधर S था, फिर इधर T है, फिर इधर U है, ठीक है। अरेंजमेंट आपके पास सिंपल है। STU, फिर इधर आना चाहिए पहला अक्षर V, ठीक है, V आ गया, फिर इधर आ गया W, पहला अक्षर देख लिया हमने। फिर सेकंड और थर्ड पे हो CD इकट्ठा है, CD के बाद आता है EF, फिर आता है GH, फिर आ जाएगा IG, ठीक है। तो I फिर आ जाएगा G, तो इधर आना चाहिए VIG, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्डर करना। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा 72 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 73 देखिए आप, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू अदर, तो वो हमारा है ऑप्शन बी, हॉर्स। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 74, देहाती ग्रामीण क्वेश्चन मार्क, तो इसमें आएगा आपके पास ऑप्शन ए, महानगरीय और शहरी। फिर है क्वेश्चन नंबर 75, ध्वनि और कर्कश ध्वनि, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, गंध और बदबू। फिर है आपके पास 76 to 80 के बीच, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। ये आपके पास एक सारणी दी गई है, ठीक है। पिछले वर्ष में विभिन्न राज्यों में एक प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित और योग्य उम्मीदवार की संख्या ये आपके पास गिवन है, ठीक है। इसमें से आपने जो क्वेश्चन है जो इसमें बनेंगे वो यहीं से ही बने हैं, ठीक है। तो यहीं से आपने इसको आंसर करना है। तो इसको मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ठीक है। आपने ये खुद करना है, आंसर मैं बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 77 का है ऑप्शन सी, 78 का है हमारा ऑप्शन डी, 79 का ऑप्शन जो राइट है हमारे पास वो है ऑप्शन डी, और 80 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो ये आपने पैसे से ही सिलेक्ट करना है जो आपको गिवन डाटा दिया गया है, ठीक है। वहाँ से आपने ये क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 81, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन सीक्वेंस। आपके पास सीक्वेंस दिया गया है, उसके बाद नंबर क्या आएगा। तो इसको अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो देखो इधर 104 है, 104 प्लस 5 होता है 109, ठीक है। फिर 109 प्लस 6 होता है 115, फिर 115 और 7 होता है 122, 122 और 8 होता है 130, ठीक है। मतलब अगर आप देखिए तो पहले 5 ऐड हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ, तो इस तरीके का एक सीक्वेंस बन रहा है। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 9 आएगी। तो 130 में जब हम 9 ऐड करेंगे तो आपके पास टर्म क्या आएगी नेक्स्ट टर्म 139। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 139। इज दैट क्लियर? फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 82, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। तो 82 का हमारे पास है 3 6 9 30 1 1 7। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी आपके पास 5 8 8। फिर है क्वेश्चन नंबर 83, एक बच्चा 12 फीट पूर्व की ओर, तो इसमें पूछा गया है एक बच्चा 12 फुट पूर्व की ओर और फिर 4 फुट दक्षिण की ओर रेंगता है, फिर वह 9 फीट पश्चिम की ओर रेंगता है, और फिर वो आरंभिक स्थान पर कितनी दूरी, मतलब आरंभिक स्थान से कितनी दूरी है उसकी। तो इसको हम थोड़ा कर लेते हैं, आपको बता देता हूँ मैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने, अगर आप प्रेपरेशन कर लो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। अगर हम मान ले, ये हमने मान लिया इधर, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, सपोज दैट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला, एक बच्चा 12 फुट पूर्व की ओर, मतलब ये सेंटर मान लो आप, यहाँ से हो गया 12 फुट पूर्व की ओर, क्लियर, ये हो गया 12 फीट, ठीक है, ये पूर्व की ओर चला, फिर 4 फीट वो दक्षिण की ओर रेंगता है, तो 4 फीट वो इस तरफ हो गया, मतलब ये हो गया 4 फीट, ठीक है। 12 फुट वो पूर्व की गया, फिर वो 4 फीट दक्षिण की ओर रेंगता है, फिर वो 9 फीट पश्चिम की ओर रेंगता है, पश्चिम में इस साइड है, ठीक है, तो वो वापिस आ गया मतलब इस तरफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9 फीट, यहाँ से गया एक बच्चा इधर तक पूर्व की ओर 12 फीट, फिर वो रेंगते हुए 4 फुट दक्षिण की तरफ मुड़ा, फिर वो पश्चिम की तरफ आया 9 फुट, क्लियर। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि वो अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी है। तो इसकी जो दूरी आई, अब मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। तो ये था हमारा 12 फीट, मैंने वही डायग्राम बना दिया फिर से, 12 फीट ऊपर गया, 4 फीट वो दक्षिण की तरफ गया था, 9 फीट वो कहाँ गया, पश्चिम की तरफ। अब हमारे को निकालना है ये गैप, ठीक है।
ये डॉटेड है ये वाला, ठीक है। ये जो हमारा एरिया है ये हमने फाइंड करना है। मतलब अब हमने ये पूछ रहा है कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे डॉटेड लाइन में, मेरे तो सीधी होगी इसमें, ठीक है। तो ये हमने इस एरिया को अब हमने फाइंड करना है। मतलब यहाँ तक ये 9 फीट था, ठीक है, इधर तक ये पहुँचा था। तो अगर हम देखें 9 इधर है, और यहाँ से अगर हम देखें तो इधर तक बन जाएगा हमारा 3 फीट और, ठीक है, क्लियर। और ये जो बेस है वो तो 4 फीट ही रहेगा, ये पता लग गया। तो हमारे पास बेस भी पता लग गया, हमारे को परपेंडिकुलर भी पता चल गया। फिर हमने कर्न फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, कर्न का स्क्वायर जो होता है वो होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्न हम डैश मान लेते हैं का स्क्वायर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क मान लिया हमने। यह है कर्न का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर होता है 4 का, मतलब 4 का स्क्वायर, ये है बेस, ठीक है, प्लस ये है आपका लंब। तो ये आ गया आपके पास 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया आपके पास 9, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये हो गया 16 और 9 हो गया 25, ठीक है। इधर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, मतलब कि कर्न का स्क्वायर है, तो जब ये इधर आ जाएगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो अंडर रूट 25 होता है आपके पास 5, तो जो हमारा कर्न जो आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा आपके पास 5। तो यहाँ से हमारे को पता लग गया है कि कितना दूर है यहाँ से, वो है 5 फीट, क्लियर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 84। यदि रीना कहती है अंजलि के पिता रमन मेरे ससुर रमन के इकलौते पुत्र है, तो पीयू और जो अंजलि की बहन है का रामायण से क्या संबंध है? तो उसका जो संबंध है उससे वो हमने इसमें बता, तो वो उसकी पोती। फिर है क्वेश्चन नंबर 85। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और इसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई है, तो वो होगी हमारी ऑप्शन सी 14। फिर क्वेश्चन नंबर 82 जो 90 है, इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ना, पहले आपको समझना पड़ना है, ठीक है। तो मैं इसके आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसमें आपको क्या करना है कि एक दिया गया, इसमें जैसे व्यक्ति है बिंदु बी से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है, फिर वी तक पहुँचता है, फिर वो इतने मीटर चला, ठीक है। तो आपने बताना है कि किसके आगे बैठा है, किस जगह पे है, कौन सी पोजीशन पे है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे गए आपसे। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 86 की, तो 86 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 87 का है आपके पास ऑप्शन डी, और 88 का है आपके पास ऑप्शन सी। 89 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, और 90 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये जो 86 से 90 तक है ये आपने पहले समझने हैं, पहले इसका ड्रॉ करने हैं, ये कौन किस जगह पे है, ठीक है। तभी आप इस आंसर को, इनके जो आंसर है वो दे पाओगे, क्लियर। तो आपने पहले समझना है, फिर आपने आंसर मैच करने हैं, क्लियर। फिर है क्वेश्चन नंबर 91। ये जो आपका 91 से 1110 तक जो रहेगा ये रहेगा नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशन और कमिटीज ऑफ एजुकेशन, 20 मार्क का रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम नियंत्रित किया जाता है, तो वो किया जाता है भारत की विशेष शिक्षा परिषद द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 92। भारत में शिक्षा के तृतीयक स्तर पर मुख्य सरकारी निकाय है, तो वो है ऑप्शन सी यूजीसी। फिर क्वेश्चन नंबर 93। अंग्रेजों में निम्नलिखित में किस अधिनियम योजना आयोग में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए सार्वभौमिक मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत की परिकल्पना की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शिक्षा की सर्जेंट योजना, क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 94। 94 में पूछा गया आपसे NEP 2020 के अनुसार भारतीय शिक्षा प्रणाली में चरक नागार्जुन जैसे महान विद्वानों का उत्पादन किया। सूची में से विषम का पता लगाइए। तो 94 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 95। शिक्षा एक महान स्तर है तथा आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता, समावेशन और डैश प्रयास करने के लिए सबसे अच्छा साधक है, वो है ऑप्शन डी, समानता। फिर क्वेश्चन नंबर 96। भारत में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित कौन सा सर्वोच्च निकाय है? फिर है ऑप्शन सी, इसका जो राइट आंसर है NCTE।
फिर क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के लक्ष्य 4 SCG4 को कब अपनाया था। तो इसको जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी 2015 में। फिर क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने सक्रिय विश्वविद्यालयों की अवधारणा को आगे बढ़ाया। तो इसका जो राइट आंसर है वो यूनेस्को ने। फिर है क्वेश्चन नंबर 99, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP शुरू किया गया था। तो 99 का जो राइट आंसर है वो है 1994 में। फिर है क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में प्रत्यक्ष चुनाव को नियंत्रित करने के लिए एक चुनाव आयोग है। तो वो है अनुच्छेद 324। फिर है क्वेश्चन नंबर 101, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, किसने कहा। ये कहा था अरस्तु ने। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 102, भारत में संसदीय लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है क्योंकि जो भारत है उसको संसदीय लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 103, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि राज्य शासित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, राज्य के राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 104 है नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो 104 का जो राइट आंसर वो है 22 जुलाई 1947 को। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ बुक फ्रीडम बिहाइंड बार्स। तो इसके जो ऑथर है वो है ऑप्शन ए, किरण बेदी। फिर क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया। तो इसका जो राइट आंसर है 106 का वो है ऑप्शन सी, कोठरी आयोग। फिर क्वेश्चन नंबर 107, चुनाव आयोग है एक, तो ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय। फिर क्वेश्चन नंबर 108 है, भारत की नीति उसकी कक्षा के आकार ले रही है, यह कहा गया है शिक्षा आयोग 1964-66 में। फिर क्वेश्चन नंबर 109, द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 110, भारत में नियुक्त पहला अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग OBC है। यह है ऑप्शन सी, काका कालेलकर आयोग। तो इसके बाद जो 111 से 140 तक की जो क्वेश्चन, 150 तक जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के। ठीक है। तो 111 का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया आपसे, एक शिक्षक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है उसे अपनी शिक्षा पद्धति का मूल्यांकन और उसमें सुधार करना चाहिए। क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 112, यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दृष्टिबाधित छात्र को पढ़ाने का अवसर मिलता है तो आप उससे कक्षा में किस प्रकार का उपचार देना चाहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सामने की पंक्ति में एक सीट व्यवस्थित करें और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने का प्रयास करें। फिर क्वेश्चन नंबर 113, कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है। सीखना हमेशा सकारात्मक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रकार तत्काल अनुप्रयोग का लक्ष्य रखता है। तो 114 का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, कार्यवाही। फिर क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक बनने की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कक्षा और विद्यार्थियों से संबंधित व्यक्तित्व और उसकी क्षमता। क्वेश्चन नंबर 116 है, निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हम किस मानसिक गतिविधियों के माध्यम में उपलब्ध जानकारी को रूपांतरित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तर्क। फिर क्वेश्चन नंबर 117, आप छात्रों में सहयोग और टीम भावना विकसित करना चाहते हैं, आप किस गतिविधि का प्रस्ताव देंगे। तो 117 का जो राइट आंसर है वो है परियोजना का काम। फिर क्वेश्चन नंबर 118, शिक्षा में सामाजिक परिवर्तन नहीं होता,
बल्कि सामाजिक परिवर्तन से शैक्षिक परिवर्तन होता है। यह किसका मत था? तो यह जो मत था वो दिया था एडिम दुर्खिम का। फिर है क्वेश्चन नंबर 199, लोकतांत्रिक शिक्षण का मतलब है, तो वो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 120, यदि एक शिक्षक किसी छात्र से प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो उसे कहना चाहिए कि वह परामर्श के बाद जवाब देंगे। क्लियर। फिर आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 121, अभिनायक स्तरीय शिक्षण होता है शिक्षक केंद्रित। फिर क्वेश्चन नंबर 122, एक शिक्षक के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुखद बनाने की, ये उसकी सबसे बड़ी चुनौती रहती है। फिर क्वेश्चन नंबर 123 है, बच्चों के अधिकतम आत्मबोध में शिक्षण का प्रमुख योगदान किस माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रभावित होता है? तो वो है आपका ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की जरूरतों, लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता। 124 का है, विद्यालय मूलतः सामाजिक संस्थान है क्योंकि वे हमारी संस्कृति के भविष्य की पीढ़ी के मूल्यों से संरक्षित और स्थापित रखते हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 125 है, छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा समय कब होता है? तो वो होता है निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान। फिर क्वेश्चन नंबर 126, सूचना राजमार्ग का जाल है मीन्स इंफॉर्मेशन हाईवे और नेट इज, तो ये क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है इंटरनेट। फिर है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो वो है भेदभाव स्तर। फिर क्वेश्चन नंबर 128, स्कूलों और कॉलेजों में करियर कोर्स शुरू करना लक्ष्य है, तो वो है आपके पास ऑप्शन ए, नौकरियों की बुद्धिमानी से पसंद करने की क्षमता विकसित करना। फिर क्वेश्चन नंबर 129 में आपसे पूछा गया है, समूह अधिनियम में विद्यार्थियों की निम्नलिखित में से कौन सी अपेक्षाएं हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, समूह की और अलग अलग छात्र को आकर्षित करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 130 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में किसे शिक्षण का आत्मनिरीक्षण स्तर भी कहा जाता है? तो वो है ऑप्शन सी, चिंताशील स्तर। फिर क्वेश्चन नंबर 131, प्रथम केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भोपाल। फिर क्वेश्चन नंबर 132, मूल्य शिक्षा का अर्थ है सद्गुणों को धारण करना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 133, मनोविश्लेषण के जनक है, तो मनोविश्लेषण के जो जनक है वो है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 134, सबसे बुनियादी मार्गदर्शन गतिविधियों में से किस एक को पहले क्रियान्वित किया जाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पाठ्यक्रम का चयन। फिर क्वेश्चन नंबर 135, यदि कोई छात्र लगातार अपनी आंखों को रगड़ता है और ब्लैक बोर्ड के काम के दौरान असावधान रहता है तो उसे कौन सी प्रॉब्लम है? उसे है दर्शन समस्या। तो क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो इसमें हमें सिलेक्ट करना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 137 है, यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो ये क्वेश्चन आई थिंक 2024 में पूछा गया था, आई थिंक या 22 में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप उसको क्या करेंगे? उससे प्राथमिक उपचार देना और किसी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश करना, तो ये आपका फर्स्ट जो है वो काम होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 138 में पूछा गया आपसे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है वो है ऑप्शन सी, शिक्षा की समीक्षा करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 139 है, कौन सी पूर्व क्रिया अवस्था में नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर वो है शिक्षण शुरू करना। फिर क्वेश्चन नंबर 140 है, चर्चा पत्ती का उपयोग तब किया जा सकता है जब विषय कठिन है। क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 141, समाज की
उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा क्या है आपकी, समाज में परिवर्तन लाती है और इसे आधुनिक बनाती है, ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 142। तो 142 में आपसे पूछा गया है, अ चाइल्ड विथ एवरेज औसत संभावित बुद्धि लेकर लेकिन उर्वर वातावरण वाला बालक प्राप्त करेगा, तो क्या प्राप्त करेगा जीवन में, वो एक बेहतर जीवन। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 143 है, यदि एक उच्च जाति का शिक्षक निम्न जाति के छात्रों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाता है तो उसका व्यवहार है, तो उसका जो व्यवहार है वो है राष्ट्रीय भावना और समय की आवश्यकता के खिलाफ। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके का अगर रवैया करता है तो इसका जो राइट आंसर ये ऑप्शन बी है। फिर क्वेश्चन नंबर 144 है, तो 144 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 145 पे, एक प्राचार्य के रूप में आप औसत से नीचे के छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, तो इससे आएगा हमारे पास उदारता से। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 146, सूक्ष्म शिक्षण किन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, तो वो है ऑप्शन डी, उच्च कक्षाओं और प्राथमिक कक्षाओं दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से किसे शिक्षण का निम्न स्तर भी कहा जाता है, तो होता है स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। फिर क्वेश्चन नंबर 148, श्यामपट्ट को शिक्षक सहायक सामग्री की किस समूह श्रेणी में शामिल किया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, दृश्य सामग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 149, शिक्षण कौशल प्रतिक्षण का निर्धारक है, आई थिंक ए इसका राइट आंसर है, बाकी आपने देखना हो, मे बी भी हो सकता है, तो आपने चेक कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 150 में, मान लीजिए कि शिक्षक गंदे मजाक करने में व्यस्त है और आप भी वहाँ हैं, लेकिन आप उन्हें रोकने में असमर्थ है, तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे उन्हें अपने गंदे चुटकुलों में समय बर्बाद ना करने के लिए शालीनता से राजी करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये था एचपी बीएड एंट्रांस 2023 का पेपर क्लियर, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसमें अगर कोई आपको आंसर गलत लग रहा है, अगर आपको पता है कि ये इसका राइट आंसर है, तो अपने कमेंट में बता देना है क्लियर, ताकि जो और भी स्टूडेंट्स थे जो इस वीडियो से पढ़ रहे होंगे या पढ़ेंगे, तो उनको इससे हेल्प मिल जाए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।